तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग हमारा तीसरा वन शॉट जो कि है सत्ता के समकालीन केंद्र, कंटेम्पररी सेंटर्स ऑफ पावर, इसे स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि दोनों वीडियो का मैंने रिस्पॉन्स देखा, बहुत अच्छा रहा, आप लोगों ने चीजों को समझा और कमेंट भी अच्छे आए। इससे ये क्लियर है कि आप लोग चीजों को दिल से देख रहे हैं। दिल से देखिए तभी समझ में आएगा। और बेटा एक चीज मैं आपको बता दूं, गौतम बुद्ध कहा करते थे कि वो जब भी कोई बात रिपीट करते थे ना, तो वो 3 टाइम रिपीट करते थे। और मैं भी आपसे यही चाहूंगा कि आप जब भी वीडियो देखते हैं तो 3 बार देखिए, क्योंकि जब पहली बार हम देखते हैं ना तो हमारे अंदर में उस वीडियो की समझ आती है, और जब हम दूसरी बार देखते हैं तो बेटा वो हमारे धीरे धीरे सबकॉन्शियस में जाता है, और तीसरी बार अगर हम देख लें तो बेटा आपको लगेगा मैं नहीं, आप बोल रहे हो। तो इस तरीके से वीडियोस को देखना चाहिए। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, आज इस चैप्टर को मैं लेकर आया हूं, इसको भी हम लोग समझ लेंगे। अगर दिल से देखने आए हो तो पक्का ही समझोगे। आइए स्टार्ट करते हैं और जरा समझिए बेटा। समकालीन अगर केंद्र की बात करूं, और अगर सत्ता के समकालीन केंद्र की बात करूं, तो सबसे पहले आपको वर्ल्ड को देखना पड़ेगा। वर्ल्ड के अंदर में बेटा एक तरफ आपको अमेरिका दिखाई देगा, एक तरफ यूरोप, एक तरफ सोवियत संघ जिसे यूएसएसआर बोलते हैं, इंडिया, इंडोनेशिया, अफ्रीका, बहुत सारे कंट्रीज है। लेकिन कहानी क्या है, जरा एक बार यूरोप को देखिए। यूरोप के इस वाले इलाके को हम पूर्वी यूरोप बोलते हैं और इधर वाले इलाके को पश्चिमी यूरोप। और अगर मैं यूरोप को जूम करके आपको दिखाऊं तो कुछ देश आपको पता होने चाहिए बॉस, इस चैप्टर के लिए तो आपको पता होने ही चाहिए। जैसे कि स्वीडन, डेनमार्क, नीदरलैंड, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, और इसी तरीके से इस तरफ फिनलैंड और कुछ बाल्टिक कंट्रीज, आप जानते हो ना, लिथुनिया, लातविया, एस्टोनिया, ऐसे देश। और साथ के साथ एक स्पेशल कंट्री है जिसका नाम है क्रोएशिया। बेटा ये इतने देश हैं जिनका आपको नाम पता होना चाहिए। अब सवाल उठता है इस चैप्टर में है क्या। बेटा एक्चुअल कहानी शुरू होती है, मतलब जो इस चैप्टर का मूवमेंट है उसको स्टार्ट करने से पहले आपको इस पूरे चैप्टर में एक बात ध्यान रखना, आपको एक बात की तलाश करती रहनी होगी। और वो बात ये होगी, क्या सोवियत संघ के टूटने के बाद अमेरिका ही पावरफुल एक कंट्री होगी? क्या पूरा विश्व एक ध्रुवीय होगा, यूनिपोलर होगा, पूरी पावर जो है अमेरिका के पास होगी? या कुछ ऐसा होगा दोस्त जिससे अमेरिका की पावर भी खतरे में आ जाएगी? हम इसे चेक करेंगे और देखेंगे क्या ऐसा होगा या नहीं। चलिए जरा ध्यान दीजिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझिए, वर्ल्ड वॉर सेकेंड। जैसे ही बेटा दूसरा विश्व युद्ध बीता, बेटा बहुत बड़ा चेंज पूरी दुनिया में है। सबसे बड़ा चेंज तो यूरोप में आया। बेटा इन्होंने अपनी पूरी अर्थव्यवस्था ही खो दी। ऐसी लड़ाई करी इन लोगों ने कि इनके पास पैसे तक नहीं बचे। और उस समय पर 2 पावरफुल कंट्रीज सामने दिखाई दी, एक तरफ अमेरिका का ग्रुप और एक तरफ सोवियत संघ जिसका नाम है बेटा यूएसएसआर। और इसमें सिर्फ इतना ही नहीं हुआ, कुछ और भी चीजें घटी। जैसे कि यहां देखिए, अफ्रीका, इंडिया, इंडोनेशिया, ऐसे ऐसे देश बेटा वो आजाद भी हुए। इस यूरोप वालों ने बेटा हम लोगों को गुलाम बना रखा था, और इस गुलामी से हम लोग आजाद हुए। इसीलिए कहते हैं बेटा, जब भी आप किसी को गुलाम बनाओगे और उसके साथ जास्ती करोगे तो एक समय ऐसा आता है कि आपकी जिंदगी भी तबाह होती है। इस दूसरे विश्व युद्ध ने यूरोप की कमर तोड़ के रख दी। लड़ाई तो लड़े, लेकिन ऐसी लड़ाई हुई जिसमें इनकी हार नहीं बेटा, पैसे ही खत्म हो गए। और जब अर्थव्यवस्था ही डाउन हो गई तो अब ये करेंगे क्या? और धीरे धीरे आपने देखा, उसके बाद कहानी आपने सुनी थी कि अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ही आपस में कोल्ड वॉर में भिड़े रहे। लेकिन एक समय के बाद 1991 में सोवियत संघ टूट गया। तो क्या होगा, पूरी दुनिया के अंदर में सिर्फ अमेरिका पावरफुल बन के रहेगी या कुछ अलग भी होगा? जरा वही चेक करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो कंटेंट की तरफ देखते हैं। आइए जरा कंटेंट में क्या क्या है जरा आप गौर से देखेंगे तो इसमें आपको यूरोपीय यूनियन मिलेगा पढ़ने को, दूसरा चाइना के बारे में पढ़ेंगे, तीसरा आसियान, चौथा जापान, पांचवा कोरिया, साउथ कोरिया, इनके बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। एक एक कंटेंट को हमें अच्छे से समझना है बस। आइए जरा स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला ग्रुप हम यूरोपीय यूनियन को पढ़ेंगे, यूरोपीय संघ को पढ़ेंगे। सवाल यह है कि यह संघ बना कैसे, ये पूरे यूरोप के लोग एक साथ इकट्ठा होकर कैसे अमेरिका के सामने एक बहुत बड़ी मार्केट होकर आएंगे, ये हमें जानना है। अब ये कैसे समझे हम लोग, इसको समझने के लिए आपको कुछ बैकग्राउंड की स्टोरी समझनी पड़ेगी। देखिए सबसे पहले होता क्या है कि आप अगर देखेंगे तो अमेरिका के सामने में आप जानते हो कि जैसे ही दूसरा विश्व युद्ध गुजरा तो सबसे ज्यादा अगर किसी की हालत खराब थी तो यूरोप की हालत खराब थी। और जैसे ही यूरोप की हालत खराब थी तो बेटा एक बात तो आप लोग समझ के चलिए कि अमेरिका इसका फायदा उठाएगा, क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध के बाद 2 पावर आपके सामने दिख रही थी, एक तो सोवियत संघ और दूसरा अमेरिका। अब किसी हालत में अमेरिका को इसका फायदा उठाना था इस यूरोप के देशों।
इसीलिए अमेरिका ने अपने सबसे इंपॉर्टेंट इंसान, स्टेट ऑफ, कह सकते हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जिनका नाम था बेटा जॉर्ज सी मार्शल, मार्शल साहब को वेस्ट यूरोप की मदद करने के लिए भेजा, जाओ इनकी मदद करो। और 1948 में बेटा मार्शल साहब मार्शल योजना लेकर आते हैं। ये योजना 1948 में आई और इस प्लान के तहत वेस्ट यूरोप के जितने देश हैं उनके लिए एक ग्रुप बनाकर तैयार किया गया और इस ग्रुप का नाम रखा गया यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन। और इसमें इन देशों को बोला गया कि सुनो, तुम्हारे लिए हम एक ग्रुप बनाकर दे रहे हैं, तुम्हारा सिर्फ एक ही काम है, तुम आपस में जितने भी देश हो जिनका ग्रुप बना है, तुम आपस में एक दूसरे को इकोनॉमिक सपोर्ट करो, आर्थिक मदद करो और एक दूसरे के साथ व्यापार करो। इससे तुम देशों के अंदर में पैसा आएगा। जब ये पहली बार ग्रुप बनाकर मार्शल साहब ने दिया तो देखिए होता क्या है, धीरे धीरे इन यूरोप के देशों को, वेस्ट यूरोप के देशों को समझ में आने लगा कि ग्रुप कोई चीज होती है बॉस, ग्रुप में रहना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि बेटा एक बात ध्यान रखिए, जब भी हम ग्रुप में रहते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है कि हम पर जल्दी से कोई अटैक नहीं कर सकते। यही सेम चीज यूरोप के, इस वेस्ट यूरोप के जो पश्चिमी यूरोप के देश है उनने सीख लिया। अब देखिए ये लोग क्या करते हैं, 1949 में बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, 1949 में आप देखो तो यूरोपीय परिषद बनाया लोगों ने। अब यूरोपीय परिषद का मतलब यह था कि यूरोप के 10 देश मिलकर बेटा एक दूसरे का राजनीतिक सहयोग करेंगे। बहुत बड़ी बात थी, राजनीतिक सहयोग करने का मतलब ही साफ है कि ये 10 देश एक दूसरे के साथ मिल गए। सोचो ना, ये लोग शुरुआत में जब ये ग्रुप बना तो ये सिर्फ इसलिए बना था कि इनको आर्थिक नीड थी, पैसों की तंगी थी, लेकिन धीरे धीरे इन्हें समझ में आने लगा कि हम क्यों ना एक साथ हो जाएं और 10 देशों ने आपस में मिलकर राजनीतिक सहयोग करना शुरू किया। देखिए होता क्या, समय बीता, 1957 में बेटा एक और बड़ी चीज इन यूरोप के देशों ने किया और वो क्या, इकोनॉमिक, यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी। बेटा ये बनाने का मतलब साफ था कि जितने भी देश इस पे साइन करेंगे, जितने भी यूरोप के देश साइन करेंगे, उनका बाजार साझा होगा, साझा बाजार मतलब कॉमन मार्केट कर देंगे, मार्केट एक होगी, सभी देशों में माल मेरा भी जाएगा, उनका भी आएगा और साथ के साथ व्यापार में कोई बाधा नहीं है। मतलब जब भी हम ट्रेड करते हैं तो बेटा बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, उनको दूर करने के लिए इन देशों ने इकोनॉमिक कम्युनिटी बना दी 1957 में। और बेटा धीरे धीरे रहते रहते 1979 आते आते इन्होंने पार्लियामेंट बना दिया। पार्लियामेंट बनने का मतलब साफ हो गया था कि अब ये सिर्फ एक आर्थिक संगठन नहीं है, अब ये एक राजनीतिक संगठन है जहां पे सारे देश एक साथ बैठेंगे और एक साथ फैसला लेंगे। ये काम इन्होंने 1979 में किया। समय बीता और बेटा एक कहते ना धप्पा, सेम धप्पा हुआ और धप्पा ऐसा हुआ कि मैं आपको क्या बताऊं, इधर जैसे ही यूएसएसआर 1991 में खत्म हुआ, जैसे ही ये टूट गया तो अमेरिका को लगा कि पूरी पावर मेरे हाथ में होगी। लेकिन अगले ही साल 1992 में बॉस यूरोप के देशों ने सरप्राइज कर दिया और उन्होंने नीदरलैंड के एक जगह, बेटा एक यूरोप में जगह है नीदरलैंड, वहां पे मास्ट्रिक्ट जगह पर एक इन लोगों ने एग्रीमेंट पे साइन किया और उसी समय एक नई टीम, नया ग्रुप बनाया जिसका नाम है यूरोपीय संघ। अब कहेंगे सर मास्ट्रिक्ट की संधि पे साइन तो किया लेकिन उसको लागू किया गया नवंबर 1993 में, इसे लागू किया गया। टोटल मिला के आज यूरोप में 28 देश हैं जिसके मेंबर हैं। लास्ट मेंबर जो इसमें जुड़ा था वो क्रोएशिया था। अब आप कहेंगे सर ये मास्ट्रिक्ट की संधि क्या थी? बेटा प्लीज याद रखें कि जब ये संधि हुई, जब ये एग्रीमेंट हुआ, तब जाकर ये 28 देशों की पूरी टीम बनी। इस टीम में एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी पड़ेगी कि इसमें 4 बातें इन्होंने मास्ट्रिक्ट की संधि में कही थी। पहली बात तो ये कही कि बेटा हम लोगों का समान फॉरेन पॉलिसी, मतलब कॉमन फॉरेन पॉलिसी और सिक्योरिटी पॉलिसी होगी। पहली बात, फॉरेन पॉलिसी का मतलब होता है बेटा विदेश नीति। हम लोगों की जो विदेश नीति है वो एकदम समान होगी। हम सारे मिलके जिन देशों से, जो भी देश है उनसे दोस्ती करेंगे तो सारे करेंगे, दुश्मनी करेंगे तो सारे करेंगे। और सिक्योरिटी पॉलिसी, सुरक्षा नीति का मतलब यह है अगर उसे एक कर लिया गया, अगर हम सारे देश मिलकर सुरक्षा नीति को एक कर लें तो इसका मतलब भविष्य में जितने भी खतरे होंगे फ्यूचर में, हम सारे मिलकर उससे निपट सकते हैं। तो पहली कोशिश मास्ट्रिक्ट की संधि में यही थी, एग्रीमेंट में, कि हम अपने विदेश नीति को और सुरक्षा नीति को एक करने की, एक समान बनाने की, सेम करने की कोशिश करेंगे। दूसरा इनका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इशू ये था उस संधि में था कि हम किसी भी कीमत पर, सबसे पहली चीज कि जो हमारे इंटरनल मैटर है, जो हम आपस में आंतरिक जितने भी मुद्दे हैं जो हम लोगों के बीच जुड़े हुए हैं 28 देशों के बीच में, भाई इसमें हम किसी की दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम अपने मैटर खुद सुलझाएंगे, आंतरिक मामलों में ये किसी की नहीं सुनेंगे और कोशिश करेंगे हम 28 देश। जो तीसरी बात थी कि हम एक ऐसी करेंसी लाएंगे जो 28 के 28 देशों में चले। कमाल की बात थी,
और चौथी बात, हम 28 देशों में वीजा फ्री होगा, कोई भी किसी भी देश में जा सकता है। इस तरीके की संधि बेटा ये मास्ट्रिच की संधि में तय थी। तो अब समझिए यूरोपीय संघ जब बना तो कोई मजाक नहीं है बॉस, ये बड़े तेज निकले। इनकी बातें सुनोगे तो आप एकदम दंग रह जाओगे। आगे सुनाता हूं, जरा ध्यान से सुनिए और प्लीज बने रहिए। कि पॉजिटिव चीजों की बात करो बेटा, तो आइए जरा देखते हैं। आज यूरोपीय संघ वो है जिसने बेटा अपना एक झंडा बनाया, अपना एक राष्ट्रीय गान बनाया, अपनी मुद्रा बनाई जिसका नाम रखा यूरो, और अपना स्थापना दिवस भी बनाया। ये इनकी पॉजिटिव बात थी। ये ऐसा नहीं दिख रहे कि मतलब ये अकेले हैं, ऐसा लग रहा है कि एक बहुत बड़ा राष्ट्र है। कहने को ये 28 देश थे, लेकिन आज ये बहुत बड़े राष्ट्र की तरह एक दिखते हैं। सॉरी, यहां समझिए, अगर मैं झंडे की बात करूं तो झंडे में इनके 12 सोने के सितारे लगाए गए। अब सोने के सितारे मतलब ये मत समझना कि सच में लगा दिए गए, मतलब सोने के सितारे वाला डिजाइन बनाया हुआ है। पता उसका मतलब ये लोग क्या कहते हैं कि हम एक हैं। 3 बातें बेटा एमसीक्यू में आता है, 3 बातें ध्यान से सुन लो। हमारे में एकता है, पुण्यता है, समग्रता है, मतलब हम सब एक हैं, हमें कोई छेड़ नहीं सकता। अगर छेड़ने की कोशिश भी करेगा तो हम उसकी कुछ भी कर सकते हैं, मतलब ऐसा ये लोग बोलते हैं। 12 के 12 सोने सितारे का मतलब यही है, हम एकजुट हैं, सब कुछ है। मतलब ये पूरी दुनिया को ये दिखाना चाहते हैं कि आज हम अलग अलग देश नहीं है यूरोप के। भले हमारी आर्थिक स्थिति खराब थी, लेकिन आज हम राजनीतिक संगठन है भाई, पार्लियामेंट बना लिए, इकोनॉमिक कम्युनिटी बना ली, मजाक है क्या? इस तरीके की बातचीत कर रहे हैं। आज तुम देख लो, हमारा झंडा है खुद का, खुद की मुद्रा है यूरो, मतलब ये सारी चीजें उन्होंने की। और सबसे खास बात है, जो दूसरे देश हैं, दुनिया के और जो देश हैं बेटा, अगर मैं वर्ल्ड दिखाऊं और अगर ये यूरोप है तो बेटा दुनिया के दूसरे देश जैसे कि अफ्रीका हो गया, इंडिया हो गया, एशिया हो गया, ऐसे ऐसे देशों के यहाँ पर बेटा इनकी फॉरेन पॉलिसी और सिक्योरिटी पॉलिसी एक जैसी है। कहने का मतलब है जितने भी बाकी के देश हैं उनके साथ तो बेटा इन लोगों का एकदम सिंपल नियम है, फॉरेन पॉलिसी सेम, मतलब जिससे दोस्ती तो सारे दोस्ती, जिससे दुश्मनी तो सब दुश्मनी सब। इसी तरीके से सबके लिए सुरक्षा नीति भी एक ही जैसी बना रखी है दूसरे देशों के लिए। तो मतलब ये इनकी पॉजिटिव बातें हैं। लेकिन आइए आज मैं ये आपको बताऊंगा कि ये जो यूरोपीय संघ है ये इतना शक्तिशाली कैसे हो गया। जिस देश को खाने की औकात नहीं थी दूसरे विश्व युद्ध बाद, आज वो इतना पावरफुल हो गया। आइए जरा देखिए, 2014 में जब यूरोपीय संघ की जीडीपी देखी गई तो बेटा पता लगा 19.35 खरब डॉलर कमा चुके हैं लोग। यार मजाक नहीं है, 19.35 खरब डॉलर। हमारे पास 19 रुपए नहीं है। इन 28 देशों ने इतना पैसा कमाया है कि बॉस रखने की जगह नहीं है। अमेरिका के पास दूसरे नंबर पे पैसा इन्होंने ही कमाया। अगली बात देखिए, आज ये हालत आ गई है, जो यूरो है, जो करेंसी है यूरोपीय संघ की, बेटा आज वो डॉलर पे भारी पड़ रही है। लोगों का ट्रस्ट बढ़ गया है यूरो पे। आज इस पे नहीं, यूरो पे ट्रस्ट बढ़ गया। पहले के टाइम में लोग डॉलर में बिजनेस करते थे, अब लोगों का ट्रस्ट यूरो पे है बॉस। आज आपको पता है पूरे विश्व में जितना भी ट्रेड होता है उसमें 3 गुना, मतलब अमेरिका से 3 गुना ज्यादा ट्रेड बेटा यूरोपीय संघ कर रहा है, यूरोपीय यूनियन कर रहा है। आइए जरा देखिए, देखो इनकी पावर बेटा। आज इनका आर्थिक प्रभाव, मतलब इनका बिजनेस एशिया हो, अफ्रीका हो, हर जगह इनकी तूती बोलती है। ये WTO के जबरदस्त मेंबर हैं। ध्यान से सुनिए, ये WTO के जबरदस्त मेंबर हैं। और अगली चीज बेटा, इनका एक देश, आपको पता है यूरोपीय संघ में 2 देश थे जिनके पास परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल के सुरक्षा परिषद के सदस्य थे, ये परमानेंट मेंबर थे। लेकिन आज एक ही बचा है, फ्रांस। फ्रांस सुरक्षा परिषद का परमानेंट मेंबर है, जिसके पास वीटो पावर है बॉस, वीटो पावर। यूरोपीय संघ को आप छोटा मत समझिए, वीटो पावर लेके बैठे हो फ्रांस अकेला। उसके पास अगर न्यूक्लियर वेपन की बात करूं, परमाणु शक्ति की, तो 335 के आसपास में उसके पास परमाणु हथियार हैं। बेटा इन्हें कोई आंख नहीं उठा के देख सकता। देख लो, दुनिया में अमेरिका के बाद इनकी सेकंड पोजीशन है कुछ चीजों में। आइए देखिए बेटा, दुनिया में अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा अगर कोई डिफेंस में बजट रखता है, मतलब रक्षा पे खर्चा करता है, सेना में, इन सब में खर्चा करता है, तो वो है बेटा यूरोपीय संघ। आपको पता है साइंस और टेक्नोलॉजी में ये दूसरे नंबर पे है, सेना में ये दूसरे नंबर पे है। तो कंक्लूजन आप समझ लीजिए एक बात में, आज यूरोपीय संघ कोई मजाक नहीं है बॉस। आज एक आर्थिक रूप से भी स्ट्रांग है, राजनीतिक रूप से भी स्ट्रांग है, और साथ के साथ मिलिट्री के रूप से भी स्ट्रांग है, सेना के रूप में भी स्ट्रांग है। तो आज ये अमेरिका के सामने में एक सीधी टक्कर है। एक समय ऐसा लग रहा था जहां अमेरिका पूरी पावर लेकर चलेगा, लेकिन आज आप देख रहे हैं यूरोपीय संघ इस तरीके से आगे बढ़ गया। खैर जो भी हो बेटा, आप कितने भी अच्छे हो, लेकिन कुछ ना कुछ कमी तो सब में होती है बॉस। इस यूरोपीय संघ में जितनी अच्छी बातें आपने जानी, अब सुनिए ऐसी चीजें जो यूरोपीय संघ की कमियां हैं,
या उसमें सुधार की जरूरत बोल लीजिए, या उनकी कमजोरियां हैं, आप ये समझिए। देखिए क्या क्या है। एक बार क्या होता है, बड़े ध्यान से सुनिए, अमेरिका इराक पे अटैक करता है। मतलब अमेरिका यूएनओ के साथ मिलकर इराक पे अटैक करता है। जिस समय अटैक करता है तो यूरोपीय संघ का जो देश है ब्रिटेन, वो तो अमेरिका का साथ देता है कि मारो मारो, यूरोप में इराक में थप्पड़ ही थप्पड़ मारो। लेकिन उसी यूरोप में दो देश और होते हैं, फ्रांस और जर्मनी। कहते ना ये गलत है यार, तुम तो कह रहे थे, तुमने जब मास्ट्रिच की संधि पे साइन किया तो क्या बोला था कि हमारी फॉरेन पॉलिसी, विदेश नीति और सुरक्षा नीति एक है। तो भाई जब ब्रिटेन साथ दे रहा है तो तुम्हें भी देना चाहिए। इसका मतलब दोस्त ये इनकी कमी है। कहने को तो ये साथ है, सुरक्षा नीति और विदेश नीति हमारी एक जैसी है, लेकिन बेटा यहां तो साफ दिख रहा है कि एक जैसी नहीं है। अगली बात समझिए, जो मास्ट्रिच की संधि में कहा गया कि एक मुद्रा लेके आएंगे, नया मुद्रा होगा, नई करेंसी होगी, इसको भी लेकर नाराजगी है। स्वीडन और डेनमार्क तो कहते हैं भाई हम मास्ट्रिच की संधि को नहीं मानते। देखो हम यूरोपीय संघ में हैं, स्वीडन डेनमार्क कह रहे हैं हम यूरोपीय संघ में हैं, लेकिन हम मास्ट्रिच की संधि जो ये एग्रीमेंट हुआ है भाई हम इसको नहीं मानते। और दूसरा भाई हम यूरो को अपने यहां पे लागू नहीं करेंगे, भाई हमारी अपनी खुद की करेंसी हम उसको चलाएंगे। 2003 में इन लोगों ने ना संविधान बनाने की कोशिश की बेटा, कि चलो ना जब पार्लियामेंट बन चुका है तो चलो ना एक वो 28 देशों का एक कानून की बुक बना देते हैं। बेटा फेल हो गया, बहुत सारे देश उठ के चले गए, देख लो क्या हालत हुई। और पूरे यूरोपीय संघ में एक खतरनाक देश था जिसका नाम था ब्रिटेन। आइए दिखाता हूं मैं आपको, यहां देखिए। तो एक तो बेटा फॉरेन पॉलिसी और सिक्योरिटी पॉलिसी, जो हम जिसे हम कहते हैं साझा विदेश नीति और सुरक्षा नीति, अलग अलग दिखाई दी। अमेरिका ने इराक पे हमला किया, ब्रिटेन तो साथ में था, लेकिन फ्रांस और जर्मनी ने मना कर दिया। साझा संविधान बनाने की कोशिश की गई, वो भी खत्म। यूरो को लेकर नाराजगी है, करेंसी को लेकर। डेनमार्क और स्वीडन तो साफ कहते हैं हम ना मास्ट्रिच की संधि को मानते हैं, ना हम यूरो को मानते हैं। और बेटा एक तो इंटरेस्टिंग चीज हुई कि ब्रिटेन जो था यूरोपीय संघ का मेंबर था। अब आप लोग बताओ, मास्ट्रिच की संधि में चौथा पॉइंट यही है कि वीजा फ्री होगा, सारे देश जो यूरोप में हैं वो एक दूसरे के यहां पे आ सकते हैं बिना किसी वीजा के। आपको पता है बहुत सारे लोग ब्रिटेन चले गए बेटा, और ब्रिटेन में जाकर वहीं बस गए, अब वही नौकरी करने लगे, और ब्रिटेन के लोगों को बेटा खाने को भी नहीं मिल रहा था। ऐसी हालत ब्रिटेन में हो गई कि ब्रिटेन थक कर वहां की सरकार ने एक रेफरेंडम कराया, जनमत संग्रह। लोगों से पूछा बताओ क्या हमें यूरोपीय संघ में रहना चाहिए। 51% जनता ने कहा ना भाई ना, कान खोलो, यूरोपीय संघ से पहले दूर हो जाओ। और फिर बेटा 2016 में ब्रिटेन ने जब वोटिंग कराई तो 51.89% जनता ने साफ कह दिया कि हमें यूरोपीय संघ से अलग हो जाना चाहिए, और ब्रिटेन 2020 जनवरी में ब्रेक्जिट कर गया, मतलब ब्रिटेन यूरोपीय संघ से एग्जिट कर गया। अगर आज ब्रिटेन होता यूरोपीय संघ में तो 2 न्यूक्लियर पावर होती, 2 वीटो पावर होती यूरोपीय संघ के पास। आज सिर्फ एक ही है, फ्रांस। तो बेटा मैंने पूरी कहानी आपको बहुत डिटेल में एक एक कॉन्सेप्ट पूरा यूरोपीय संघ समझा दिया है। अब हम अगले ग्रुप की तरफ चलेंगे जिसका नाम होगा आसियान। शुरुआत में ये भारत के इधर आपको कुछ देश दिख रहे होंगे, ये वो देश है बेटा जिन्होंने, यूरोप ने भी इन्हें गुलाम बनाया, जापान ने भी बनाया, चाइना ने भी बनाया, मतलब जो आता इनकी लेके चला जाता, जिसका मन करता बेटा वो इन पे आता, गुलाम बनाता, इनका शोषण करता, इनको मारता पीटता, इन्हें वैसे ही छोड़ दो। हालत इनकी बड़ी खराब थी बेटा, इतनी गरीबी थी कि भुखमरी की तादाद पे थे, आर्थिक स्थिति डाउन, गरीबी खत्म, मतलब गरीबी बहुत ज्यादा, ये हालत इनकी एकदम खत्म थी। तब इन देशों ने फैसला किया कि नहीं, अगर हम ये देश अलग अलग रहेंगे, एक तो वैसे ही छोटे हैं, और अलग अलग रहेंगे तो मारे जाएंगे बॉस। तब जाके बेटा थाईलैंड के बैंकॉक में 5 देश मिलकर मीटिंग करते हैं। प्लीज ये नाम याद रखना 5 देशों का, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। 5 देश आकर मीटिंग करते हैं और उसी समय डिसाइड करते हैं कि हम लोग मिलकर ग्रुप बनाएंगे, और इसका नाम रखा बेटा आसियान। क्या नाम रखा? आसियान। बेटा ये 5 देशों को घोषणा पत्र पे, बैंकॉक के घोषणा पत्र पे बेटा इन लोगों ने साइन कर आसियान बना, और धीरे धीरे इसमें 5 देश और जुड़ गए, तो आज ये आसियान 10 देशों का ग्रुप है। लेकिन एक बात सुन लीजिए, शुरू के जो 5 मेंबर थे, इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया, अगला क्या है, सिंगापुर और थाईलैंड, ये 5 के 5 देश परमानेंट मेंबर है भाई। उसके बाद जो भी जुड़ना है जुड़ लो, लेकिन परमानेंट नहीं रहोगे। तो कुल मिलाकर 10 मेंबर इसमें जुड़ गए। जरा आइए जरा देखते हैं, यहां देखिए। तो देखिए हुआ क्या, बैंकॉक घोषणा पत्र में 1967 में ये 5 देश मीटिंग करते हैं बैंकॉक में, और यहीं पर वो लोग आसियान बनाते हैं। आसियान का मतलब है एसोसिएशन ऑफ
साउथ ईस्ट एशियन नेशन, मतलब ये साउथ ईस्ट के एशिया के देश है। जैसे ये देखो, आपको देखो, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। तो ये कौन सा इलाका बेटा? इस वाले इलाके को क्या बोलोगे? साउथ ईस्ट। तो समझ में आया? एशियन, ये एशिया है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, मतलब इनका एसोसिएशन है, जो बैंकॉक घोषणा पत्र के बाद ये आसियान बनता है। बाद में 5 देश और जुड़ते हैं, इनके नाम इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, तब भी सुन लीजिए। ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया। बेटा आप लोग ही मुझे बताओ, ये लोग क्यों एक साथ आए? क्या दिक्कत थी? इन लोगों को बार बार गुलाम बनाया जाता था, इनका आर्थिक शोषण होता था, इनके देश में कुछ भी खाने को नहीं थी। इसलिए तो बेटा इन लोगों ने ग्रुप बनाया। इस ग्रुप के खास 3 उद्देश्य हैं। पहला, हमें बहुत तेजी से अपना आर्थिक विकास करना है, क्योंकि उसी में हम पिछड़ गए। आर्थिक विकास तो करना ही पड़ेगा। नंबर दूसरा, हम अपने समाज और संस्कृति का भी विकास करेंगे। जो भी हमारी सोसाइटी है, जैसी है, जैसे हमारा सोशल स्ट्रक्चर है, जैसे हमारी संस्कृति, जो भी कल्चर है, हम उसे प्रमोट करेंगे बॉस। और तीसरा, क्योंकि उन्हें पता था कि दुनिया में उनके ग्रुप की कोई वैल्यू नहीं है, इन्हें इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि पूरे दुनिया का एक पावर वाली, शक्ति वाली मतलब संगठन है, जिसको हम यूएनओ बोलते हैं। यूएनओ में जो भी नियम बनेंगे, हम उसका शांति से पालन भी करेंगे, शांति भी लाएंगे। इससे यूएनओ को भी हमारे ऊपर में नजर रहेगी। हाँ भाई, ये कुछ ऐसा ग्रुप है जो कि अच्छा है। खैर आगे आइए बेटा, एक इंपॉर्टेंट चीज आज आसियान शैली के नाम से, आसियान स्टाइल के नाम से जाना जाता है। जैसे कहते हैं ना, जब थप्पड़ मारते कहते हैं बाबू भाई, बाबू भाई कहता है बाबू भाई ये मेरा स्टाइल है। इसी तरीके से बेटा आसियान का भी अपना स्टाइल है। और पता है इनका स्टाइल क्या है? जरा ध्यान से देखिए। अनौपचारिक, अनौपचारिक का मतलब फालतू वाली चीजें नहीं करेंगे। टकराव रहित, किसी भी तरीके से टकराव नहीं करेंगे आपस के देशों में। एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, सहयोग करेंगे, कोऑपरेट करेंगे और मिलजुल कर रहेंगे। यही हमारा स्टाइल है। कहते ना बेटा आपका स्टाइल क्या है? तो मेरा स्टाइल है आईफोन को ऐसे चलाना। इनका स्टाइल है आपस में लड़ेंगे नहीं, कोई टकराव नहीं होगा, सहयोग करेंगे, मिलजुल कर रहेंगे। यही तो अपना स्टाइल है, दैट इज कॉल्ड आसियान स्टाइल। अब देखिए, जब ये ग्रुप बनता है तो आज आप इसकी पावर देख के हैरान रह जाओगे। चलिए देखते हैं इसमें पावर कितनी है। इस ग्रुप के बनने के बाद क्या अच्छा हुआ? तो बेटा मुझे अगर पर्सनली पूछोगे तो इससे अच्छा ग्रुप कोई है ही नहीं। आज ये दुनिया में सबसे तेज ग्रो करने वाला अर्थव्यवस्था है। हाँ, अमेरिका और आप कह सकते हैं यूरोपीय यूनियन से पीछे है, लेकिन आज ये सबसे तेज ग्रो कर रहा है। आइए मैं आपको दिखाता हूं एक एक चीज। आसियान देखिए कि इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करूं, आर्थिक विकास की, तो बस ये अमेरिका और यूरोपीय संघ, जापान से पीछे है, लेकिन सबसे तेज तरीके से बढ़ रहा है। 1994 में इन्होंने सबसे बड़ा काम किया, आसियान क्षेत्रीय मंच बनाया, दैट इज कॉल्ड आसियान रीजनल फोरम। आपको पता है ये मंच क्यों बनाया? जैसे आपने यूरोपीय संघ में देखा था कि उन्होंने मास्ट्रिच की संधि के बाद उन्होंने एग्रीमेंट किया था उसमें कि हम अपनी साझा विदेश नीति करेंगे और सुरक्षा नीति करेंगे। इन्होंने भी मंच बनाकर वही सेम आइडिया लिया, कॉपी करी कि भाई हम भी 10 देश के बीच में हमारी साझा विदेश नीति होगी और साझा सुरक्षा नीति होगी, ताकि दुनिया के सभी देशों से दोस्ती करेंगे तो सारे करेंगे, दुश्मनी करेंगे तो सारे करेंगे। और एक बात जान के तो हैरान रहोगे, इनकी दुश्मनी किसी से हुई नहीं। ये ऐसे देश रहे बेटा कि इनसे किसी की दुश्मनी रही है। अमेरिका, चाइना इनसे बातचीत करती है, भले वो आपस में दुश्मन हो, लेकिन आसियान से किसी की दुश्मनी नहीं है। आपको पता है आसियान ने 1999 में नियमित बात करना शुरू किया, बातचीत करना, कि हम आपस के देश में लगातार मीटिंग्स करेंगे ताकि जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करेंगे। और 2003 में तो हद कर दी। 2003 में इन्होंने आसियान में 3 ब्रांच बनाए, जिसे कहते हैं आसियान के 3 पिलर्स, 3 स्तंभ। आसियान सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय, आसियान सामाजिक और सांस्कृतिक समुदाय। कहने का मतलब आसियान सिक्योरिटी कम्युनिटी, आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी, आसियान सोशल एंड कल्चरल कम्युनिटी। 3 ब्रांच कर दिए। जानते हैं तीनों ब्रांच में क्या फायदा मिला? आइए दिखाता हूं मैं आपको। सुरक्षा की बात करें, आसियान सुरक्षा समुदाय का मतलब था कि एक ऐसी टीम होगी जो जितने भी हमारे 10 देशों के बीच में रीजनल डिस्प्यूट्स हैं, क्षेत्रीय विवाद है, उसको किसी कीमत पर सैन्य टकराव में बदलने ना दे। मतलब आपस में अगर कितनी भी लड़ाई हो जाए, बातचीत से सुलझाओ, तुम्हारा काम यही रहेगा। पहले ग्रुप का यही काम दिया। आसियान का जो दूसरा पिलर है आर्थिक वाला, वहां पे तो सीधी बात हुई, कॉमन मार्केट करेंगे, कॉमन प्रोडक्शन करेंगे। मतलब हम सारे मिलकर एक ही बाजार बनाएंगे, मतलब एक ही चीज सामान बनाएंगे और एक ही सामान बेचेंगे। तुम ही सोचो यार, अगर 10 लोग मिलकर, आप मान लो 2-2 लाख रुपए लगाकर आप एक होटल खोलते हो अलग अलग, और एक साथ मिलकर अगर एक ही होटल खोला जाए तो बताओ कौन सा तगड़ा होगा?
सेम चीज इन्होंने अपने एक पिलर को, मतलब तीन स्तंभ में तीन पार्ट है, पहले को बोला भाई टकराव नहीं होना चाहिए, दूसरे को बोला तू देख मार्केट के अंदर में देख कौन सा ऐसा सामान है जो हम 10 देश मिलकर बना सकते हैं, क्योंकि हम 10 देश का बाजार साझा होगा, साझा बाजार होगा, हमारे देश में भी एक साथ माल बिकेगा, कोई टैक्स नहीं लगेगा आपस में भी, और साथ के साथ मार्केट में भी हम उत्पाद करेंगे, मतलब हम कहने का मतलब प्रोडक्शन करेंगे, सारे मिलके एक ही चीज बनाएंगे। सोचो यार कितना बढ़िया ग्रुप है ये। और आपस में बेटा इन्होंने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है, मुक्त व्यापार, फ्री ट्रेड में पता है, और साथ के साथ फ्री मुक्त व्यापार में एक किन चीजों का, सबसे पहले इन्वेस्टमेंट, हम 10 देशों में कोई भी किसी देश में पैसा लगाएगा कोई टैक्स नहीं लगेगा, हम 10 देशों में लेबर फ्री है, एक तरीके से एक दूसरे पे टैक्स नहीं लेंगे लेबरों पे, और तीसरा बेटा हम एक दूसरे पे सर्विसेज भी फ्री है, जो जोमेटो है सब जगह कोई टैक्स नहीं कटेगा, जाओ जो भी 10 देशों का कुछ भी होगा ये 3 चीजें, इसमें टैक्स नहीं होगा, एकदम फ्री सर्विस देंगे। बताओ बेटा, पहला पिलर आपने 3 पार्ट देखे, पहला वाला कितना जबरदस्त है यार कि आपस में कितना भी लड़ाई हो जाए भाई सेना तक नहीं पहुंचने देंगे। दूसरा पिलर आर्थिक वाला क्या कह रहा है, आर्थिक वाला कि भाई हम साझा बाजार रखेंगे, एक मार्केट करेंगे, और तीसरा सामाजिक सांस्कृतिक का मतलब हम 10 देश एक दूसरे को सहयोग करेंगे। सोचिए बेटा क्या जबरदस्त ग्रुप बनाए। आगे देखिए आपको और भी चीजें बताता हूं। आज आपको पता है इन 10 देशों के बीच में 2 इशू था, कंबोडिया और ईस्ट तैमूर, पूर्वी तैमूर। आज इन्होंने बिना लड़ाई के बेटा इसको बातचीत से निपटा लिया, यही तो सफलता है इसकी, यही तो पॉजिटिव बात है। आज इंडिया और पाकिस्तान में देख लो यार, कश्मीर कितना बड़ा मुद्दा है, आज तक वो लोग बातचीत से इसको निपटा नहीं पाए, लेकिन देखो इनके यहां भी मुद्दा था कंबोडिया और पूर्वी तैमूर का, बातचीत से निपटा लिया, सेना की जरूरत नहीं पड़ी आपस में। देखिए आगे आइए और समझिए, 2020 में बेटा इन लोगों ने एक विजन डॉक्यूमेंट रिलीज किया, दस्तावेज, जिसमें कहा कि आसियान अब दुनिया के हर देशों की भी मदद करेगा, आगे बढ़ेगा, मतलब दिखाया कि हम भले छोटे थे, एक समय पे गुलाम थे, लेकिन मिलने के बाद कितने ताकतवर हो सकते हैं वो हम आपको बता रहे हैं। आइए आगे देखिए, अपने जितने भी मेंबर्स हैं आसियान देशों के और बाकी जो भी बाहर के देश हैं उनके बीच में हमेशा बातचीत करते रहते हैं, संवाद करते रहते हैं और एक दूसरे को सजेशंस देते रहते हैं। और ये अकेला एक पूरी एशिया का एक ऐसा संगठन है, पूरे एशिया का, जो दुनिया के सभी देशों को कहता आओ तुम्हारे जितने भी मैटर है ना, आओ हमारे यहाँ आओ, हम बातचीत से तुम्हारे यहाँ पर हम तुम्हें एक मंच देते हैं, हम तुम्हें एक प्लेटफॉर्म देते हैं, आओ यहां आकर बातचीत करो, हम तुम्हारे मैटर को बातचीत से सुलझाते हैं। सोचो यार ऐसा ग्रुप तो देखने को कहीं नहीं मिला। एक बात और ध्यान आपने सुनी नहीं, जब पूरा पढ़ेंगे और पूरा पढ़ाया तो आपने एक चीज तो बड़े ध्यान से सुनी होगी, बेटा इनका कोई सैन्य ग्रुप नहीं है। यूरोपीय संघ में आपने देखा था उनका अपना एक सैन्य ग्रुप था, आर्थिक भी, राजनीतिक भी और सैन्य भी। इनका सैन्य ग्रुप नहीं है, बस ये बिजनेस करना जानते हैं। इन्हें पता है कि हम आर्थिक रूप से कमजोर थे, पैसे नहीं थे हमारे पास, पैसे कमाने हैं, ना कि किसी से लड़ना है झगड़ना है। आइए इंडिया के साथ इसके क्या रिलेशन है जरा उसे देखिए। अगर मैं इंडिया से बात करूं तो आसियान इंडिया का मेंबर नहीं है बगल में, लेकिन मेंबर नहीं है। शुरुआत में इंडिया ने आसियान पे ध्यान नहीं दिया, लेकिन 1991 में भारत सरकार ने इनके लिए एक पॉलिसी निकाली, लुक ईस्ट पॉलिसी। कहने का मतलब पूर्व की ओर देखो की नीति, कि हम आसियान की मदद करेंगे। धीरे धीरे इंडिया और आसियान के बीच में 2010 में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है 3 देशों के साथ, एग्जाम में आएगा बॉस, प्लीज ध्यान से देख लो। मलेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड, मतलब इनके साथ मुक्त व्यापार पे समझौता होता है, फ्री ट्रेड पे, कि हम तुम्हारे यहां सामान बेचेंगे, तुम हमारे यहां बेचो, टैक्स नहीं लगेगा, और इसे 2010 में लागू करते हैं। और इसी के साथ जो लुक ईस्ट पॉलिसी जो 1991 में बनी थी वो चेंज होकर 2014 में इंडिया ने उसे बदल दिया, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, जिसे हम लोग कहते हैं काम करो की नीति। तो इस तरीके से भारत और आसियान के संबंध अच्छे हैं। इवन अगर मैं आसियान की बात करूं तो उसके तो सबसे संबंध अच्छे हैं। आप देखो अमेरिका के सामने में 2 ग्रुप आपको दिख गए, एक तो यूरोपीय संघ और दूसरा आसियान। अमेरिका सोचा था मैं ही बनूंगा शेर, देख लो बेटा, कभी कभी हम ज्यादा आगे बढ़ने की सोचते हैं ना बेटा, और ईगो में रहते हैं, तो तोड़ने के लिए बहुत सारे लोग आ जाते हैं। एक लाइन याद रखना, हर ईंट समझती है कि दीवार उसी पे टिकी है। जितनी भी ईंट देखते हो ना, हर ईंट को लगता है पूरी दीवार उसी पे है, यही तो उसकी गलतफहमी होती है। सेम अमेरिका के साथ भी हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब तीसरा ग्रुप देखते हैं। बेटा अब बारी आती है चीन की। आप बिलीव नहीं करोगे इतना तेज उसने ग्रो किया है कि उसके बराबर आज ऐसा लगता है कि 2040 तक वो अमेरिका को भी पीछे छोड़ देगा। वजह है यार, आपको पता है शुरुआत में अगर चाइना को देखोगे तो उसके पास कुछ नहीं था। देखिए जरा मैं आपको समझाता हूं क्या क्या हुआ।
अगर मैं चीन की बात करूं तो स्टार्टिंग में ये आजाद, मतलब कहने का मतलब है कि चीन के अंदर में एक रिवॉल्यूशन होता है, एक क्रांति होती है, और इसके लीडर होते हैं माओ। माओ साहब 1949 में चीन के अंदर में एक पूरा साम्राज्य बनाते हैं, और वहां पर एक ऐसी पार्टी आती है जिसका नाम है चीनी जनवादी गणराज्य। और ये एक ऐसी पार्टी होती है जो शुरुआत में अपना जो विकास का मॉडल था वो एकदम सोवियत संघ की तरह चलाती है। आप कहेंगे सर सोवियत संघ की तरह समझ नहीं आया। सोवियत संघ की तरह कहने का मतलब है कि जैसे वहां पे सारा कुछ कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में था, ऐसे ही चीन के अंदर में माओ साहब ने भी यही काम किया कि सारा कुछ कंट्रोल जो होगा वो गवर्नमेंट के हाथ में होगा। और थोड़ी सोवियत संघ के साथ नजदीकी भी इसलिए थी क्योंकि ये एक साम्यवादी सरकार है, कम्युनिस्ट पार्टी है, तो उनके साथ आप खुद ही सोचो ना, सोवियत संघ भी एक कम्युनिस्ट पार्टी वाला सिस्टम है और चाइना भी वही है, तो बेटा दोस्ती तो होगी होगी। स्टार्टिंग में दोस्ती थी, और इसका क्या क्या इंपैक्ट हुआ जरा देखिए। 1949 से लेकर 1970 1970 तक शुरुआत के 30 साल जो चाइना के बीते हैं वो कैसे थे वो देखिए। शुरुआत में इन्होंने अमेरिका से दोस्ती नहीं रखी। अमेरिका से दोस्ती ना रखने का मतलब है कि इन्होंने पूंजीवाद को नहीं अपनाया। इन्होंने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि जो भी मेरे पास रिसोर्सेस हैं, जो भी मेरे पास संसाधन है, बस मैं उसी से ही अपना विकास करूंगा। थोड़ी बहुत हेल्प तो इन्होंने सोवियत संघ से भी ली, लेकिन बेटा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इनका जो पूरा मॉडल रहा है विकास का, कि मतलब इनकी जो स्ट्रेटजी रही है विकास की, वो सिंपल एक ही रही है कि खेती से पैसा निकालेंगे, बढ़िया खेती करेंगे क्योंकि हमारे पास जमीन बहुत है, हम खेती करेंगे और खेती से पैसा लगाकर उठाकर बेटा हम पूंजी जो भी होगी उसे उठाकर हम उससे उद्योग लगाएंगे। आइए जरा देखिए कि बेटा इन्होंने डिसाइड किया कि खेती से पैसा निकालकर, पूंजी निकाल के, कैपिटल निकालकर बेटा गवर्नमेंट के कंट्रोल में बड़े बड़े इंडस्ट्री लगाएंगे, उद्योग लगाएंगे, और ऐसा इन्होंने किया भी। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत थी ये थी, इनके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, प्रौद्योगिकी नहीं थी, ऊपर से इनके पास विदेशी मुद्रा, फॉरेन करेंसी भी नहीं थी। तो बेटा बड़े बड़े उद्योग तो आप खरीद नहीं सकते कहीं से, उसके लिए तो फॉरेन करेंसी चाहिए, आपके पास विदेशी मुद्रा चाहिए, और इन्हें बहुत सारा माल बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता था, बाहर से आयात करना पड़ता था। तब इन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, जो चीज हम खुद बना सकते हैं, जो चीज हम खुद बना सकते हैं उसे हम बाहर से नहीं मंगवाएंगे। थोड़ा थोड़ा करके सीखो, लेकिन खुद बनाना सीखो। देखो यार कितने अच्छे मतलब लोग हैं ये। अभी देखो यार, हम इनके बारे में कुछ भी बोल रहे हैं, लेकिन देखो स्ट्रेटजी देखो। अगर हमारे अमेरिका के साथ संबंध नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम उनसे दोस्ती नहीं रखेंगे, गवर्नमेंट के कंट्रोल में सारा काम करेंगे, ठीक है, हमारे पास खेती है, वहीं से पैसा बनाएंगे और वहां से पैसा बना के उद्योग में लगाएंगे। ठीक है यार, हमारा मॉडल एकदम ऐसा ही चलेगा। ठीक है, बाहर से हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी खरीदनी पड़ती है और मशीनें खरीदनी पड़ती है, जो चीज हम बना सकते हैं वो तो बनाए कम से कम। ये चीज बेटा चाइना के अंदर में सोचती है, और चाइना ने वही किया, और इसका रिजल्ट जानते हो क्या हुआ बेटा? इनका औद्योगिक विकास इतना बढ़िया हुआ, इन्होंने अपने सारे संसाधनों का इस्तेमाल करके औद्योगिक विकास किया, सारी फैक्ट्रियां लगाई। इवन आप बिलीव नहीं करोगे, चाइना के अंदर में इस मॉडल की वजह से बेटा यहाँ पे रोजगार सबको मिल रहा था, सोशल वेलफेयर होता, सामाजिक कल्याण हो रहा था, हेल्थ और एजुकेशन में तो बेटा ये डेवलप्ड कंट्री से भी आगे निकल गए। बेटा एक बात बताओ, दुनिया की सबसे बड़ी नींव आप जानते हो क्या? एजुकेशन और हेल्थ। बेटा चाइना ने सबसे इंपॉर्टेंट है, जितना पैसा मिला उन्होंने अपने देश में लगाया, अपने लोगों के लिए लगाया, उनको शिक्षा दी, बेस्ट एजुकेशन दिया, इतना एजुकेशन की वर्ल्ड में इनके बराबर कोई देश नहीं पहुंच पा रहा था। और ये एजुकेशन का फायदा देखो क्या क्या हुआ बेटा। इनकी जो अर्थव्यवस्था है, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, उसकी अगर तुम रेट देखोगे ना तो 5 से 6% हो गई थी। लेकिन जो सबसे बड़ी दिक्कत थी बेटा, उनकी जो जनसंख्या है, ध्यान से देखना, जो जनसंख्या है वो 2 से 3% हो गई थी। 2 से 3% जनसंख्या हो गई थी, बढ़ गई थी। अब आप एक बात बताइए, ग्रोथ रेट अच्छा है, 5 से 6%, कोई मजाक नहीं है बॉस। आप 100 रुपए लगा रहे हो और एक साल में 106 रुपए कमा रहे हो, ये छोटी बात नहीं है। आप इसे बड़ा अमाउंट करके देखो, बहुत बड़ा परसेंटेज होता है ये। लेकिन साथ के साथ बेटा कहते हैं ना, जब खाना बढ़िया मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, तो बेटा जनसंख्या भी गलती से बढ़ गई, और जनसंख्या भी इतनी उतनी नहीं, 2 से 3% बढ़ गई। अब जितना सिस्टम था अब वो प्रॉब्लम में बदल गए। चाइना के अंदर में पहले 30 सालों में सब कुछ ठीक चला बेटा, इन्हें कुछ और करने की जरूरत भी नहीं थी। अगर ये सोचो, देखो जनसंख्या बढ़ने से भी कोई दिक्कत नहीं है, आज इंडिया में जनसंख्या बढ़ी नहीं है क्या? लेकिन इनकी जनसंख्या बढ़ने से इन्हें प्रॉब्लम होने लगी, करना ये ठीक नहीं है, हमें और आगे निकलना है। बेटा इनके सपने जो थे ना वो बड़े थे, जैसे आपके सपने बड़े। आज अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो क्यों देख रहे हो? क्योंकि आपको मार्क्स लाने हैं, आप पूरी जान लगाना चाहते हो, इसलिए तो आप वीडियो देख रहे हो। तो आप खुद सोचिए, यहाँ की जनसंख्या 2 से 3% बढ़ गए,
आर्थिक विकास बहुत तेज हुआ, लेकिन जनसंख्या बढ़ गई। अब आप करें तो करें क्या? देखिए, इससे इतनी प्रॉब्लम आ गई कि बेटा अब सबको फायदा नहीं पहुंचेगा। अरे जाहिर सी बात है यार, जब जनसंख्या बढ़ेगी तो बेटा सबको थोड़ा ना प्रॉफिट होगा। अब जितना भी खेती होती थी ये खुद ही खा जाते थे। बड़े ध्यान से देखिए, जितना भी मतलब खेती होती थी सब खुद ही खा गए। तो बेटा उद्योग में कौन लगाएगा? इंडस्ट्री तो गिरेगी, उत्पादन गिर गया, प्रोडक्शन जो भी होता था वो गिर गया। खास बात है यहां पे आर्थिक संकट आ गया। जैसे आप देखते हो ना कि सोवियत संघ में आर्थिक संकट आया था, वैसा ही सेम बेटा चाइना में भी आ गया। इनका विदेशी व्यापार गिर गया और जो पर कैपिटा इनकम है, प्रति व्यक्ति आय, हर एक इंसान की जो आय है वो गिर गई। क्योंकि आप खुद देखो, आपके घर में पहले 3 लोग थे, आपकी सैलरी 20,000, सब खा रहे थे बढ़िया से। अब आपके घर में 50 लोग हैं, सैलरी आपकी उतनी है 20,000, क्या खा पाएंगे? वंशु जैसे लोग जो है बेटा, जो वंशु जैसे लोग हैं जो हमारे पास पढ़ते हैं बेटा, वो तो गरीबी में मर जाएंगे, हालत उनकी खराब हो जाएगी। ये सारी दिक्कतें हैं। खुशी जैसे लोग बेरोजगार हो जाएंगे। आप खुद देखिए, ऐसे ऐसे लोग बेटा बेरोजगार हो जाएंगे, कहां से मिलेगा? प्रॉब्लम आ गई। क्या बढ़ गई? जनसंख्या। देख लो बेटा कितने जबरदस्त देश है, जनसंख्या को देखकर इतने अलर्ट हो रहे हैं ये लोग। जब 30 साल इनके बीते बेटा, तो इनके दिमाग में एक ही चीज था, कुछ भी हो बॉस, हमें ये पूरा सिस्टम चेंज करना है। ये सोच हर देश के अंदर में इतनी गहरी सोच आती नहीं है। ये सोच चाइना में आई। 30 साल में भले हमने इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया, लेकिन जो प्रॉब्लम आई उसे भी निकालना है और हमें और तेज विकास करना है। आज अमेरिका को 2040 तक के पीछे छोड़ देंगे। आप कह रहे हैं सर कैसे? आइए जरा दिखाता हूं। इन्होंने ऐसे ऐसे काम किए बेटा जो कोई कर नहीं सकता। 1970 के बाद बेटा 1970 के दशक में, मतलब इस सेंचुरी में 1970 के बाद तो इन्होंने इतने प्लानिंग से काम किया है कि कोई कर नहीं सकता। आप जरा ऊपर फिर से कैमरा देखिए कि आपको पता है सोवियत संघ ने एकदम से क्या किया था? समाजवाद से पूंजीवाद की तरफ गए थे इमीडिएट में, इसीलिए इतना बड़ा नुकसान हुआ, उनको टूट गए। लेकिन चाइना इतना बेवकूफ नहीं था, वो जानता था कि विकास करते कैसे हैं। उन्होंने बहुत धीरे धीरे अपने सिस्टम में चेंज किया, बहुत प्लानिंग से। देखिए अभी तक 30 सालों तक उनका पूंजीवाद से कोई लेना देना नहीं था, अमेरिका से कोई लेना देना नहीं था। अपनी बाउंड्री क्लोज के रखी थी कि हम कोई माल जल्दी से बिकने देंगे, किसी बड़ी कंपनी को अपने देश में नहीं आने देंगे। अब ये बदलने वाले हैं और बहुत ध्यान से बदलेंगे। देखिए सबसे पहले 1972 में इन्होंने अमेरिका से दोस्ती की। किससे दोस्ती की बेटा? अमेरिका से। और इससे उन्होंने अपना एकांतवास खत्म किया। अमेरिका से दोस्ती का मतलब साफ था, क्योंकि सामने यूएसएसआर है। अमेरिका से दोस्ती का मतलब है कि अमेरिका कह रहा है कि आप तेरी हेल्प इतनी करूंगा चाइना, जो बोलेगा वो मिलेगा तुझे। सोच लीजिए कितना चेंज आ गया, एकदम से ये पलटी मार गया। पहले यूएसएसआर से दोस्ती थी, सोवियत संघ से, अब एकदम से किससे दोस्ती कर ली? अमेरिका से। 1972 में ये करने के तुरंत बाद बेटा इनका अगला काम इन्होंने क्या किया? यहाँ के प्रधानमंत्री थे अगले ही साल 1973 में, जिनका नाम था चाओ एन लाई। मुंह से बोलो चाओ एन लाई, चाउमिन लाई, चाओ एन लाई। बेटा ये जो चाओ एन लाई थे, उन्होंने कहा कि हमें अपने देश को बेटा मॉडर्नाइजेशन की तरफ लेके जाना है, आधुनिकीकरण करना है, ऐसा आधुनिकीकरण करना है और उसे मतलब पूरी दुनिया में दिखाना है मुझे। और आधुनिकीकरण के लिए मतलब मॉडर्नाइजेशन के लिए इन्होंने अपनी 4 चीजें चुनी। 4 चीजों में हमें टॉप क्लास का बनना है। पता है किन किन में? सबसे पहला एग्रीकल्चर, खेती में, दूसरा इंडस्ट्री में, तीसरा सेना में, और चौथा बेटा साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। कहां मिलेगा ऐसा देश? धीरे धीरे बेटा ये मॉडर्नाइजेशन होते होते 1978 तक आते आते इन्होंने और चेंज कर दिया। उस समय के प्रधानमंत्री देंग सियाओपिंग, उनसे बोलो देंग सियाओपिंग, देंग सियाओपिंग, उन्होंने तो भाई साहब और गेम खेल दिया। उन्होंने कहा कि बात ऐसे बनेगी नहीं, पहले अपनी बाउंड्री खोलो, दूसरे देशों की कंपनी को आने दो। इसीलिए उन्होंने एक लाइन बोली एकदम शाहरुख खान की तरह, खुले द्वार की नीति। आइए आइए हमारे देश में बिजनेस करिए। पता है क्यों? क्योंकि वो चाहते थे जब दुनिया के दूसरे देश आएंगे तो अपने साथ क्या लाएंगे? फॉरेन करेंसी, विदेशी मुद्रा। और उसका सीधा फायदा किसको मिलेगा? चाइना को। और इससे क्या होगा बेटा? जब फॉरेन करेंसी आएगी तो आप आपके देश के अंदर में कंपनी आएंगी, वो हाई प्रोडक्शन बढ़ाएंगी, उत्पादन बढ़ाएंगी, ऐसे जबरदस्त काम चाइना के अंदर में होगा। धीरे धीरे बेटा 1979 में उन्हें पता था सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, कंट्रोल करो इसको। और बेटा 1 चाइल्ड पॉलिसी लेकर आए कि एक बच्चे से अगर तुमने फालतू कराओ तो तुम्हारा सिस्टम खा जाएंगे। सॉरी, मतलब ऐसे नहीं बोलना चाहिए, पूरा ही सिस्टम तोड़ देंगे। ये चाइना का नियम था। आगे आते आते 1982 में तो इन्होंने भूचाल ला दिया बॉस। 1982 में अपने खेती को, कृषि को, एग्रीकल्चर को प्राइवेट कर दिया, निजीकरण कर दिया। कहने का मतलब पता क्या है? जरा मैं आपको समझाता हूं। जितने भी खेत हैं पहले सरकार के हाथ में थे। सरकार ने कहा बड़े बड़े कंपनी को दे दो, तुम लोग खेत भैया
तुम हमें किराया दो, लोगों को किराया दो, अपनी खेती करो, टैक्स दो, अपना मजे लो। बेटा इतना पैसा आया खेती से कि चाइना रख नहीं पा रहा। समय बीतते बीतते 1998 आया, और 1998 में तो हद कर दिया। उद्योग जितने भी हैं, जो पहले कंट्रोल, जो जितने भी इंडस्ट्री थे उनका कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में था, सब प्राइवेट कर दिए। जाओ भाई, बड़े बड़े कंपनी के हाथों में दे दिए, तुम हमें टैक्स दो, बाकी करते रहो, जो करना है करो। बेटा प्राइवेट करने के बाद इतना ही काम नहीं किया, चाइना ने अपने यहां पर एक स्पेशल चीज बनाई, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जिसको हम लोग कहते हैं बेटा विशेष आर्थिक क्षेत्र। आप जानते हैं ये क्या है? चाइना के अंदर में एक ऐसा एरिया चाइना ने बनाया कि जहां पर दुनिया के देशों को बोला, आओ हमारे यहां बिजनेस करो, हम आपको सस्ता वाईफाई, रोड वोड सब कुछ देंगे, स्पेशल जगह देंगे बॉस, किराया भी कम लेंगे। तो आप बताइए दोस्त, आप इंडिया जाओगे या चाइना जाओगे? बड़े बड़े देशों की कंपनी बेटा सीधे चाइना पहुंच गए, और इतना ज्यादा फॉरेन करेंसी आई, विदेशी मुद्रा आई चाइना में, कि चाइना रख नहीं पा रहा। आइए देखिए आगे क्या करते हैं। 2001 में बेटा ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में मेंबर बन गए। ये छोटी बात नहीं थी, पूरे विश्व के व्यापार में भी ये मेंबर बन गए। बेटा आज दुनिया के जितने भी देश हैं वो मानते हैं कि चाइना एक इकोनॉमिक आर्थिक शक्ति है, और वो अपने सारे जितने भी उनके साथ उनके दिक्कतें थी, मतलब दुश्मनी थी, चाहे अमेरिका हो, रशिया हो, कोई भी हो, जिनको दुश्मनी लगती थी, चाइना दुश्मन लगता था, आज सब कुछ वो भूल के चुपचाप चाइना के साथ बिजनेस कर रहे हैं। उन्हें पता है क्योंकि चाइना आने वाले समय में एक सुपर पावर है दुनिया के सारे। आपको पता है आज के टाइम में अमेरिका ने लोन ले रखा है बेटा चाइना से। समझ सकते हो कितना खतरनाक चीज है। चाइना को आप बेटा आप हल्के में नहीं आंक सकते। सोचो ना, पहले 30 साल कैसे थे, और अगले 40 साल, 1970 के बाद तो पागल हो गए। 20 साल में इतना चेंज, और इतना जबरदस्त चेंज सोच नहीं सकते बॉस। आइए बेटा, हो सकता है आने वाले समय में अपना ये, क्योंकि चाइना की लड़ाई ताइवान से है, तो हो सकता है ताइवान वाला इशू चाइना खुद सॉल्व करने। एक बार 1997 में आसियान देश, जो अभी पढ़ाया मैंने, उनको जरूरत पड़ गई थी हेल्प की, चाइना ने मदद करी। आज ये अपना पैसा अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में इन्वेस्ट कर रहा है। इससे बताता है बेटा कि ये विश्व की बहुत बड़ी शक्ति है। आज आप देख लो, इतने सारे जो नीतिगत बदलाव किए, इतने सारे पॉलिसीज लाए, उसका फायदा पता क्या मिला? देखिए, इनकी एग्रीकल्चर टॉप में बढ़ गई बेटा, इनके गांव टॉप में चले गए बेटा, इनके गांव के अंदर में जो निवेश है वो बढ़ गया बेटा, इनकी सेविंग बढ़ गई, इनकी फॉरेन ट्रेड मतलब विदेशी व्यापार बढ़ गया, इनका एफडीआई बढ़ गया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जिसे बोलते हैं, विदेशी मुद्रा जो डायरेक्ट किसी देश में आती है वो बढ़ गया बेटा। ये आज इतना पैसा हो गया कि ये दूसरे देश में निवेश कर रहा है। और इतना निवेश क्यों कर पा रहा है? क्योंकि इसके पास आज फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन करेंसी है। इतना इन्वेस्टमेंट करने के पीछे वजह है बॉस, बहुत कुछ कमा लिया इसने। आज इंडिया उससे पहले आजाद हुआ था, आज वो नीचे रह गया और चाइना इतना आगे निकल गया, क्योंकि बेटा उन्होंने कुछ बदलाव किए थे। आप देखो ना बदलाव, 1972 में अमेरिका से दोस्ती, चाओ एन लाई के 4 सुधार, देंग साहब की खुले द्वार की नीति, वन चाइल्ड पॉलिसी, एग्रीकल्चर को प्राइवेट करना, इंडस्ट्री को प्राइवेट करना, सेज बनाना, एक स्पेशल जगह बनानी जहां पे दूसरी कंपनी आ सके, WTO में मेंबर बनना, बेटा अफ्रीका की मदद करना, ताइवान से लड़ाई को सॉल्व करने के आगे बढ़ना, आसियान की मदद करना, आज विश्व की बहुत बड़ी शक्ति के उभर गए। आज कह रहे हैं 2040 तक अमेरिका को पीछे छोड़ देंगे। लेकिन बेटा जो सबसे इंपॉर्टेंट और लास्ट टॉपिक ये है कि आप कितना ही विकास करो, कुछ ना कुछ तो नुकसान होता ही होता। ये नुकसान हर देश को होता है, लेकिन अभी चाइना को हमें थोड़ा नीचे दिखाना है तो थोड़ा सा नुकसान भी बताना पड़ेगा। आइए देखिए क्या क्या नुकसान हुआ है। बेटा आर्थिक विकास तो नो डाउट हुआ है, पैसे तो बहुत कमाए चाइना ने, लेकिन सबको इसका लाभ नहीं हुआ। जो अमीर है उन्हीं को लाभ हुआ है, उन्हीं को प्रॉफिट हुआ, बाकी लोगों को नहीं हुआ। आज जो वुमेन्स है, जो महिलाएं हैं, उनको बेटा ठीक से आज काम नहीं मिल रहा है। चाइना के अंदर में 10 करोड़ लोग बेरोजगार घूम रहे हैं चाइना के अंदर में। बेटा यहां पर पर्यावरण का इतना बड़ा इशू हो गया कि सूरज भी ठीक से नहीं निकलता। यहां पर बेटा इतना ज्यादा भ्रष्टाचार हो चुका है चाइना के अंदर में कि बेटा आप बिलीव नहीं करोगे, बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है। और यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट आर्थिक अंतर आ गया, मतलब पैसा इतना आ गया है कि कुछ के पास बहुत ज्यादा है और कुछ के पास बहुत कम है। खास बात है, शहर में जितनी कमाई है उतनी कमाई गांव में नहीं है, इतना अंतर आ गया। लेकिन चलो भाई, ये तो नेगेटिव बात थी। बस मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, क्या सिर्फ ये चाइना में? इंडिया में आ जाओ, यहां भी औरतों की रिस्पेक्ट नहीं है, रोजगार नहीं है, करप्शन है, यहां भी आर्थिक अंतर है, इकोनॉमिक डिफरेंसेस है। किसी को गाली देना बहुत आसान होता है, लेकिन उसके बदलाव को देखो तुम। वहां के टॉप क्लास के लीडर्स हुए जिन्होंने पूरा सिस्टम ही चेंज कर दिया। मानते हो कि नहीं मानते? ये चीज थी चाइना का डेवलपमेंट। आपको समझ में आया? अब लास्ट 2 टॉपिक है, प्लीज जाना नहीं। अगर इतना पढ़ चुके हो तो लास्ट ये भी कंप्लीट करके देख जाओ कि अमेरिका के ऊपर में अगला कंट्रोल किसका है।
बारी है अब चौथे देश की, जिसका नाम है जापान। आइए जरा जापान को देखते हैं। आपको पता है बेटा, ये एक ऐसा देश रहा है जिसपे परमाणु हथियार अमेरिका ने 1945 में गिराया था, हिरोशिमा और नागासाकी। सोचो, जिस देश पे परमाणु बम गिरा हो, न्यूक्लियर बम गिरा हो, उस देश की क्या हालत होगी। अरे भाई, इसकी हालत छोड़ो, तुम कुछ बातें जान के हिल जाओगे। आज पूरे वर्ल्ड में इनके ब्रांड चलते हैं बॉस। आइए जरा मैं आपको कुछ ब्रांड दिखाता हूं। आप सोनी तो जानते होंगे, पैनासोनिक जानते होंगे, कैनन जानते होंगे, सुजुकी जानते होंगे, होंडा जानते होंगे, टोयोटा जानते होंगे। बेटा आज इनकी टेक्नोलॉजी हाई है, सब जानते हो। सोचो यार, जिस देश पे बम गिरा हो, जिस देश का हिरोशिमा नागासाकी खत्म हो गया हो, आज वो देश इतना आगे निकल गया। बेटा इन्होंने भी अपनी शिक्षा पे काम किया था। आप जानते हो एक चीज, इनके पास नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, प्राकृतिक संसाधन बिल्कुल नहीं है। इनको कच्चा माल मंगवाना पड़ता है दूसरे देशों से, रॉ मटेरियल। इंडिया जैसे देश ये सब इनको कच्चा माल देते हैं, लेकिन ये ऐसा उस कच्चे माल को तैयार करते हैं, इनको आप टमाटर दो, म्योनीज आपके मुंह पे फेंक देंगे। ये इस टाइप के लोग हैं जापान के। आप सोच सकते हो कितना खतरनाक है ये। कच्चा माल मंगवाते हैं, नहीं है इनके पास, खेत नहीं है, भूकंप आते रहते दिन भर, और फिर भी देख लो भाई साहब, झटकों में ही झटका देते हैं। इस तरीके के लोग हैं। आज देखो ये वर्ल्ड में कहां पर खड़े हैं। आइए 1964 में ये ओईसीडी के मेंबर बन गए। ओईसीडी जानते हो? भूल गया, अगला सुनो। हाँ, थोड़ी देर में याद आ गया, मैं बता दूंगा। बेटा 2017 में इनकी इकोनॉमी दुनिया के तीसरे नंबर पे थी। मजाक नहीं है भाई, ये ग्रुप 7 के अकेले मेंबर हैं। एशिया में एक ही देश है जापान जो ग्रुप 7 देशों में मेंबर है। इनकी पॉपुलेशन 11वें नंबर पे आती है। ये यूएनओ में, आपको पता ना, पूरी दुनिया का एक संगठन है यूएनओ। बेटा उसमें जब पैसे देने की बारी आती है ना, बजट की, 10% देता है ये। अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पे आता है ये जापान। हलवे मत लेना बेटे इसे। और अगली चीज तो ये देखो, अमेरिका के साथ इसके सुरक्षा गठबंधन है। गठबंधन तो खैर होना ही था सुरक्षा को लेकर, पेले गए थे। अब जब पेले गए हो, अमेरिका ने पेला था, तो क्लियर था कि भाई कुछ ना कुछ तो गठबंधन होगा। तो बेटा इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट है। लेकिन एक बात जापान की माननी पड़ेगी, उन्होंने अपने संविधान में कुछ बातें क्लियर की। आर्टिकल 9 में उन्होंने साफ कह दिया कि आज के बाद से जिंदगी में हम लड़ाई नहीं करेंगे। क्योंकि एक समय पे जापान बेटा उफान मारता था। 1945 का वॉर देखोगे ना, जापान पहले जाकर अमेरिका के पर्ल हब्स पे बम गिराया था। अपने आप को शेर समझ रहा था। तो बेटा जब आप शेर समझते हो तो कभी कभी पेले भी जाते हैं। सेम पेला गया था। लेकिन देख लो बेटा, आज ये बहुत आगे निकल चुके हैं। इन्होंने युद्ध को त्याग दिया। सेना पे सिर्फ ये 1% खर्चा करते हैं, लेकिन फिर भी ये दुनिया के 7वें नंबर पे आते हैं। गलती से इन्होंने अपना सेना पे खर्च बढ़ा दिया ना बेटा, तो पहले नंबर पे आ जाएंगे। इतनी ताकत है जापान के अंदर में। तो जापान को आप हल्के में मत लीजिए। ये चौथा देश है जो आज अमेरिका को टक्कर देने जा रहा है। अब लास्ट और 5वां जो अभी आगे बढ़ ही रहा है, जिसका नाम है साउथ कोरिया। बेटा इस चीज को भी बड़े ध्यान से जरा देखिए और एक एक चीज समझिए। बेटा साउथ कोरिया तो एक ऐसा देश है, पहले तो कोरिया को समझिए। दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1945 के बाद जो कोरिया है वो 2 भागों में बट गया। ऊपर वाला इलाका नॉर्थ कोरिया और नीचे वाला साउथ कोरिया। 1953 में इन दोनों में भी आपस में लड़ाई होगी, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, और आज तक ये लड़ाई चलती रहती है। बेटा इसको कोरिया वॉर हम कहते हैं। बार बार सुलझ तो जाती है लड़ाई, लेकिन फिर भी चलती रहती है। खैर 1991 में बेटा ये दोनों ही देश यूएनओ के सदस्य बन गए। आपको पता है ना, जो दुनिया की सबसे बड़ी टीम है यूएनओ, अंतरराष्ट्रीय संगठन जो है, अंतरराष्ट्रीय समुदाय, उसमें 193 देश हैं और ये दोनों ही देश उसके मेंबर भी हैं। खैर आ गया ये, और जरा समझिए। कोरिया जो साउथ कोरिया है बेटा, ये जो नीचे वाला पार्ट देख रहे हो, ये दिस वन, बेटा ये इतना तेजी से डेवलप हुआ 1960 से 1980 के बीच में कि बेटा ये दुनिया के देशों में बहुत जाने लगे। मतलब बहुत ही ज्यादा इसका नाम चलने लगे। वजह है भाई, लेकिन जब आप साउथ कोरिया के लोगों से पूछोगे ना, तुमने इतना डेवलपमेंट इन 20 सालों में कैसे कर दिया, तो कहेंगे भाई हमारे यहाँ की एक नदी है हान नदी, उसका कमाल है हान नदी का। हान नदी कहते हैं, हान नदी का चमत्कार है। क्योंकि जो सारा विकास हुआ ना, उनका एक शहर है जिनका नाम है सियोल, और सियोल जो शहर है वो हान नदी के बगल में। इतना तेज विकास किया साउथ कोरिया ने कि आज दुनिया के सारे देश इनको जानते हैं। आज देखिए ना, 1996 में ये ओईसीडी के मेंबर है। ओईसीडी अब तो मैं बोल देता हूं, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। थैंक यू, क्लियर है बेटा, इसके मेंबर बन गए। 2017 में ये आर्थिक विकास में नंबर 11वें पे थे। तीसरे पे जापान, तो 11वें पे ये। सेना में ये नंबर 10 पे हैं। बेटा आज इनके पास एक रिपोर्ट आई थी, ध्यान से देखना बेटा, ये 2016 में, यहां देखिए,
2016 में मानव विकास सूचकांक मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट आई, उसमें ये 18वें नंबर पे है। वजह है बॉस, जैसे कि इन्होंने अपने देश में भूमि सुधार किया, बड़े बड़े जमींदारों से जमीन छीनकर बेटा छोटे छोटे किसानों को दिया है, लैंड रिफॉर्म्स किए हैं, ग्रामीण विकास किया है, मतलब जितने भी इनके विलेजेस हैं उनका विकास किया है बेटा। आज इंडिया के साथ इनके जो संबंध है तो बहुत ही बेस्ट है, बड़े बड़े ब्रांड इनके फेमस हैं, सैमसंग, एलजी, हुंडई, और भारत के साथ इनके बहुत सारे समझौते भी हैं। तो साउथ कोरिया एक उभरता हुआ सितारा है जो आपके सामने है। तो इस चैप्टर के एंड में मैं आप लोगों से सिर्फ 3 बातें कहूंगा। क्या मेरे सवाल का जवाब मिला आपको? क्या अमेरिका सिर्फ एक ही ध्रुवीय शक्ति बन जाएगी या विश्व में मल्टीपोलर सिस्टम होगा? देखिए, दुनिया मल्टीपोलर की तरफ बढ़ पड़ी, मतलब कि कहने का मतलब है बहुध्रुवीय व्यवस्था की ओर बढ़ चली। देखिए, आज हमने जो इस टॉपिक को कंप्लीट किया तो इसमें कौन कौन था? सबसे पहले यूरोपीय संघ पढ़ा, 1992 में बना, चाइना पढ़ा आपने, जापान पढ़ा आपने, कोरिया पढ़ा आपने, और आसियान पढ़ा आपने जो 1967 में बना। और ये सारे के सारे देश बेटा आज अमेरिका के सामने एक चैलेंज के रूप में सामने आए। तो बेटा ये था आज का हमारा पूरा टॉपिक। बहुत मेहनत से मैंने इसे तैयार किया है। मैं सच कहूं तो बेटा कम से कम बहुत सारे 11 घंटे करीब करीब इस वीडियो के लिए मैंने दिए हैं। बहुत सारे मेथड अपनाए ताकि आपको बेस्ट से बेस्ट चीजें पता लगे। मैं हाथ जोड़ रहा हूं, 3 बार से कम मत देखना। अगर आपने 3 बार देखा ना, बाय गॉड कह रहा हूं, स्कोर बहुत ऊपर आएगा। नेक्स्ट 1 शॉट के लिए तैयार रहिए, अगली वीडियो जरूर आएगी। थैंक यू सो मच।